झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, नज़दीक आ जाएंगे, अच्छा रहेगा।
बहनों आ जाओ, 4 लाइन खाली है। आज का विषय है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, समस्या समाधान, चुनौतियों का सामना, विघ्नों पर विजय। तो आप सब बाप दादा की अव्यक्त मूल्यों में बहुत सारी विधियां सुनते रहे हैं समय प्रति समय, और अप्लाई भी किया होगा। लेकिन हमें ट्रेनिंग में दूसरों को बताना है कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, वर्क प्लेस पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कई विवाद खड़े हो जाते हैं, तो उनको कैसे समाप्त करें, क्या विधि अपनाएं। तो पहली बात हम ये मान के चलें, कॉन्फ्लिक्ट आना ना बुरा है ना अच्छा है, ये जीवन का एक भाग है। क्योंकि कहते हैं ना, जीवन केवल फूलों की सेज नहीं है, जीवन कांटों की शैया भी है। फूल भी मिलते हैं, कांटे भी मिलते हैं, सब कुछ है। तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में ना गलत है ना सही है, ये जीवन का एक पार्ट है। इसको हम एक्सेप्ट कर लें, होना ही है। तो क्योंकि जब लोग मिलके काम करते हैं, संगठन है, परिवार में भी हैं, तो वैचारिक मतभेद तो होंगे ही। सबकी अपनी अपनी सोच, सबकी अपनी अपनी बुद्धि, स्वभाव, अलग अलग संस्कार, तो होगा। अब हमें कैसे मिलके चलना है, या कभी कोई प्रॉब्लम पैदा कर भी दे तो हम उसका कैसे निवारण करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को पहली बात हम ना गलत कहें, आती हैं बातें, आएंगी बातें, गलत भी नहीं है और आना अच्छा भी नहीं एक तरह से कहें, क्योंकि अभी तो आएंगी, हम सतयुग में तो आ नहीं गए, संगम पर है। तो कुछ कलयुगी, कुछ सतयुग की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो कलयुगी वातावरण का प्रभाव तो आएगा। लेकिन ये जब बातें आती हैं, अनेक चुनौतियों का सामना करना होता है, इससे फायदे भी हैं। हमारी स्किल डेवलप होती है, हम अपने अंदर अनेक योग्यताएं, प्रतिभाएं लाते हैं,
समझ का दायरा बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझते हैं। नहीं तो कूप मंडूप जानते हो, कुएं में मेढक है, उसी दायरे में घूमता रहता है और क्या सोचता है, मैं तो बहुत खुश हूँ, यही मेरी दुनिया है, उसी दायरे में घूमता ही है बस। अब बाहर जब आता है तो कुएं से उसे दुनिया रंग बिरंगी दिखाई देती है, कई बातें आती हैं, तूफान भी आते हैं, विघ्न आते हैं। तो हम भी अगर एक सीमित दायरे में रहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझे संगठन अच्छा नहीं लगता, वहाँ बहुत क्लैशेस हैं संगठन में, बहुत बात है, हम तो अकेले ही ठीक हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली बन रही है ना, जॉइंट फैमिली को नहीं लोग पसंद करते। तो न्यूक्लियर फैमिली में भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, कैसे आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे अकेले? हॉस्पिटल देखोगे, घर देखोगे, उसको भोजन पहुंचाना, कई बातें हैं। अकेले हैं, बच्चों को कौन संभाले? जॉब पे गए तो कौन लुक आफ्टर करेगा? बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेंगे? दाई के भरोसे, सर्वेंट्स के भरोसे बच्चे हैं, तो वो संस्कार तो नहीं देते। और बच्चों की पालना भी क्या करते हैं, उसमें वो प्यार, ममता, मोहब्बत तो नहीं है ना, पैसा ले रहे हैं, बच्चों की पालना कर रहे हैं बस। लेकिन जॉइंट फैमिली, हम उससे बाहर आए, थोड़ा ब्रॉड आउटलुक बनता है, संगठन है, तो वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं, सबके साथ मिलके चलना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना, समझौते भी होते हैं और संस्कार भी मिलते हैं वहाँ। दादा दादियों की कहानियाँ भी सुनते हैं, मतलब एडवांटेज भी बहुत होते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है, एनर्जी, हर एक से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मिलकर प्रॉब्लम फैमिली में भी जो आई वो इजीली सॉल्व हो जाती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कोई हेल्थ इशू है या कुछ भी ऐसा आता है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों स्थिति में है। फिर भी हम कहेंगे कि ये चुनौतियाँ आई, प्रॉब्लम आई, विघ्न आई, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे अंदर ब्रॉड आउटलुक आता है, हमारी एनर्जी बिल्डअप होती है, हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, तो ग्रोथ भी होती है, वैल्यूज़ भी आती भी। संगठन में है तो सहन शक्ति भी बढ़ेगी, समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, तो हमारी पर्सनालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, ग्रोथ होगी ना। तो ये मान के चलें कि ये होता है और होगा, ये नेचुरल है। साथ साथ अब जहाँ अलग अलग आत्माएं हैं, अब हम तो यही कहेंगे स्पिरिचुअली कि कौन है वो आत्मा। सब, चाहे मदर है, फादर है, बॉस है, सर्वेंट है, कलीग है, जूनियर है, सीनियर है, ये तो रोल है कि कोई बॉस बन गया, कोई कलीग है, कोई जूनियर है आपका, कोई पियोन है, आप अफसर हो, ये रोल है। लेकिन है तो हम जानते हैं कौन है, ये आत्मा ही है ना। और आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। और आत्मा की 3 क्वालिटीज का भी नॉलेज हमें बाबा ने दिया। आत्मा की 3 शक्ति, मन, बुद्धि, संस्कार।
मन जब आत्मा की शक्ति है, थॉट पावर, तो कोई नेगेटिव है ज़्यादा, कोई पॉजिटिव है। किसी में ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, कोई पॉजिटिव होता है। किसी के अंदर वेस्ट बहुत होता है, टू मैनी थॉट्स चलते रहते हैं जो उसके माइंड को कंफ्यूज रखते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी है लेवल ऑफ थिंकिंग, बुद्धि अपनी अपनी है, समझ। बाबा ने कल कहा ना व्यक्त मुरली में परसों, ज्ञानी अर्थात समझदार। कोई अच्छा समझदार होगा, व्यवहारिक होगा, व्यवहार की समझ है, कॉमन सेंस कहें, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरों के एटीट्यूड को समझना, भावनाएं समझ के, इमोशन को समझ के चलें। तो है सब आत्मा, लेकिन डिफरेंट है, बुद्धि अपने अपने है। तो जब हम ये जानते हैं कि क्लैशेस होंगे, सबका अपना अपना परसेप्शंस, अपने अपने आइडियाज़ हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है। अब इसको मिनिमाइज किया जाए या हम अपने रॉन्ग थिंकिंग एटीट्यूड से इसको बढ़ा ले, ये हमारे ऊपर है। कहते हैं 80% प्रॉब्लम्स होती नहीं है, हमारे माइंड का उसमें इनपुट है। हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड, परसेप्शन, हम उसके कारण डेवलप कर लेते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। तो कुछ कारण हैं जो इन्नेट है, परिस्थितियां हैं, ठीक है, हालात हैं, पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, सिचुएशंस है, लेकिन इन्नेट आंतरिक कारण 5 विकार जो आध्यात्मिक भाषा में बोले जाते हैं, 5 वाइसेस, उसी से ही सारा महाभारत हुआ है। महाभारत क्या है? पूरा एक युद्ध। घर में कहते हैं ना, महाभारत नहीं रखनी चाहिए किताब, महाभारत ग्रंथ घर में रखोगे तो घर में लड़ाई झगड़ा अशांति यही सब बना रहेगा। तो महाभारत हुआ, महासंग्राम हो गया, विनाश हो गया, युद्ध हुआ। बेसिक कारण वही 5 विकार। आप देखो, दुर्योधन का लोभ, एक्सट्रीम दिखाई है लोभ की। सुई की नोक के बराबर भी वो अपने भाई पांडवों को जमीन देने के लिए तैयार नहीं, जबकि अधिकार पांडु पुत्रों का है। पांडु राजा बनते, लेकिन उन्हें जाना पड़ा वनवास। कोई एक गलती से प्रायश्चित करने गए, लेकिन गद्दी पे अधिकार तो उनके पुत्रों का ही था ना। वो तो धृतराष्ट्र कार्यवाहक राजा थे। कार्यवाहक मतलब एक्टिंग। जब तक बच्चे बड़े हो पांडु के, तब तक उनको सिंहासन दिया कि वो बड़े हो, बालिग हो जाएं, तब तक धृतराष्ट्र संभालेंगे। और बच्चे बालिग हो गए पांडु के, पांडु पुत्र, तो किसको मिलेगा सिंहासन? पांडवों को। लेकिन ऐसा लोभ आ गया, कहते हैं ना, थोड़ा सा भी कुर्सी मिल जाए ना तो चिपक जाते हैं, छोड़ते नहीं है। ऐसा उनका लोभ कि वो सुई की नोक के बराबर भी दुर्योधन जमीन देने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा चलो आधा राज्य दे दो, पूरा तुम तो वैसे तो उनका हक है। और धृतराष्ट्र तो कोई है ही नहीं राजा, एक्टिंग है,
लेकिन चलो तुम पूरा नहीं दे रहे हो, आधा दे दो, नहीं देंगे। 5 गांव दे दो, नहीं देने। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी। लो बेना, क्लाइमेक्स दिखाई है ये महाभारत में। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या हो रहा है आज? कुर्सी की लड़ाई, गलत तरीकों से कुर्सी पे बने रहने की लालसा, चाहे बड़ों को रिश्वत दें, चाहे गिफ्ट्स दें, चाहे उनकी चापलूसी करें, महिमा करें, कुछ भी करके दूसरों की लेग पुलिंग करके आगे बढ़ना, उनकी कमियों को बताना बड़ों को, बस कान भरते रहेंगे, बताते रहेंगे, बड़ों की नज़रों में उनको डाउन करेंगे। तो खुद क्या ले लेंगे? इंक्रीमेंट ले लेंगे, प्रमोशन ले लेंगे। ठीक है, ऑफिसेस में यही है। और जो योग्य है, काबिल है, वो ऑनेस्टी पर है तो पीछे हो जाता है। और जिसने ये तरीके अपनाए बाय हुक एंड क्रुक, वो प्रमोशन ले लेगा, इंक्रीमेंट ले लेगा, आगे बढ़ जाएगा। फैमिली में भी हम यही देखते हैं, भाई भाई के झगड़े, जमीन के विवाद, प्रॉपर्टी के विवाद। तो लोभ की अति, जिसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मूल कारण तो यही है, लोभ की चरम सीमा है जो विवाद खड़े कर देती है। अनेक झगड़े हो जाते हैं, खून हिंसा तक हो जाती है, इतना तक हो जाता है। दूसरा, मोह की क्लाइमेक्स है महाभारत में, जिसने युद्ध पैदा कर दिया, युद्ध जैसी स्थिति बना दी, महाविनाश हो गया। मोह की क्लाइमेक्स, धृतराष्ट्र का अंधा, मोह में अंधा, हम कहते हैं ना, अंधे मोह में अंधे हो गए। अब माता गांधारी समझती थी दुर्योधन की कमियां, गलतियां, लेकिन समझते हुए भी मोह में अंधी पट्टी लगा ली। जानती है, आंखें तो खुली हैं, नॉलेज है, लेकिन मोह की पट्टी लगा ली। तो आज क्या है? जातिवाद है, अपनी जाति को बढ़ावा देना, जाति वालों को ही वोट, चुनाव के लिए उनको खड़ा करना, जातिवाद है। सब अनेक तरह के भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, भाषा के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे झगड़े, कितने झगड़े हो गए। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं ना, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो समाज में कितने बुराइयां बढ़ गई, जाति, धर्म, रंग के नाम पे। तो मोह की अति है ना, अपनी जाति से मोह है। उसके साथ द्रौपदी का चीरहरण, ये भी क्लाइमेक्स है। वैल्यूज में डिटोरेशन, वैल्यूज डाउन हो रही हैं। तो आज भी कन्याएं सुरक्षित नहीं है, उनका कुछ भी हो जाए, बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, उनके साथ कुछ भी हो जाए। और फिर मणिपुर का जो कांड हुआ, कितना उसमें हिंसा हुई, कितनी झगड़े हुए, वो आग फैली ना। तो क्लाइमेक्स है ये विकारों की, वैल्यूज का डिटोरेशन। क्रोध, युद्ध कहाँ पैदा होता है? पहले मन में गुस्सा, क्रोध, आग बढ़ती है, तभी तो मैदान में भाई भाई भी लड़ने लग जाते हैं। क्रोध और अहंकार, दुर्योधन का अहंकार, अपनी जिद, अहंकार पे आया तो जिद पे आया, उसने किसी की नहीं सुनी,
सबने समझाया, पितामह, द्रोणाचार्य, भगवान ने भी, लेकिन भगवान से ही वो लड़ने के लिए खड़ा हो गया, मालूम है ना। उनके ही आगे उनको ही बंदी बनाने लगा कृष्ण जी को। इतना अहंकार, ये नहीं सोचा मैं भगवान कृष्ण को बंदी बना सकता हूँ क्या, इतना अपमान करूँगा, नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट जो भी हैं, जो भी हमारे सामने विवाद हैं, आज के युग के भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आध्यात्मिक तौर पे लें, जो बाबा ने बताया मूल कारण क्या है इन सब के पीछे, 5 विकार है। तो आवश्यकता है 5 विकारों में कमी आए और उसके लिए हम उनको स्पिरिचुअलिटी की ओर अट्रैक्ट करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं ना, जिससे उनमें पावर आती है। तो और जब ये पावर आएगी तो बुराइयां कम होंगी, आध्यात्मिकता से, योग से अपने आप हमारे विवाद कम होते जाएंगे, समाधान अपने आप होगा। तो अच्छा, अब हम जब कहते हैं ये मन में पैदा हो रहे हैं जो भी द्वंद्व हैं, द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, पहले मन में आते हैं ना। तो मन और बुद्धि में द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है, विवाद चलता है। आत्मा की 2 शक्ति, मन और बुद्धि। मन में आया मैं शराब पी लूं, लोगों को देखते हैं, फ्रेंड सर्कल में देखते हैं, क्यूरियोसिटी होती, उत्सुकता होती, चलो पी के देखें, यूथ है। तो मन में आया, फिर बुद्धि क्या कहती है, द्वंद्व शुरू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू। बुद्धि कहेगी नहीं, शराब पीना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं होती है ये। फिर मन कहेगा अरे लोग तो पीते ही हैं ना, आजकल तो फैशन है, हाई सोसाइटी में ये तो एक माना जाता है कि पीना खाना सब होता है। फिर बुद्धि क्या कहती है, द्वंद्व हो रहा है, झगड़ा हो रहा है मन और बुद्धि का। बुद्धि कहेगी चलो थोड़ी सी पी लेते हैं, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, थोड़ी सी में तो क्या नुकसान है। फिर मन कहेगा कि एक बार पी लेते हैं, दोबारा नहीं पिएंगे। फिर बुद्धि कहेगी नहीं, कहीं हम आदी हो गए तो, या बुद्धि कहेगी किसी ने देख लिया तो घर वालों को शिकायत कर देगा और घर पे डांट पड़ेगी। बुद्धि अपने लॉजिक देती है, जो थोड़ी बहुत समझ है उससे। फिर मन कहेगा घर वालों को कौन क्या पता चलता है, तो बुद्धि कहेगी कि अरे और कुछ नहीं तो हेल्थ तो स्पॉइल होगी, डाइजेशन खराब होता है, हेल्थ खराब होती है, हम पिएंगे तो कल को शराब हमें पीने लग जाएगी। फिर मन अपने लॉजिक देगा, बुद्धि कहेगी फैमिली स्पॉइल हो जाती है, शराबियों की देखो, बच्चों पे ध्यान नहीं, सारी कमाई शराब पे जाती है। मन और बुद्धि में क्या हो रहा है, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व जिसको बोलते हैं। अब अगर बुद्धि स्ट्रांग है, विवेक थोड़ा जागृत है, तो वो मन की आवाज को रोक लेता है और शराब नहीं पिएगा। और मन की इच्छा प्रबल है, बुद्धि इतनी नहीं है स्ट्रांग, विवेक जागृत इतना नहीं है, विस्डम नहीं है, तो वो बुद्धि की आवाज को क्या करता है, क्या करेगा, हैं, इग्नोर कर देगा, सुनी अनसुनी कर देगा, करेगा ना।
और ये होता है। मैंने तो एक शराब की उदाहरण दी। पहली बार पी, पहली बार उसको अच्छा लगा, घर वालों को भी नहीं पता चला, समाज में भी बदनामी नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा, दोस्त भी खुश हो गए, तो दोबारा इच्छा होती है मैं पीऊं, होगी? बुद्धि फिर रोकेगी, फिर चेक करेगी, अपने लॉजिक देगी। फिर 4-5 बार तो बुद्धि रोकती है, रोकती है। हुआ है आपके साथ ऐसा? रोका है ना बुद्धि ने? तो आप जिसको क्या कहते हो, एक मन कहता है करूं और एक मन कहता है नहीं करूं। ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी आप आए, मन अच्छा लगा, ज्ञान, बाबा, दैवी परिवार, ब्रह्मा कुमारी बनूं, एक मन किया। फिर दूसरी तरफ दुनिया देखी, रंग बिरंगी दुनिया, दुनिया का ग्लैमर, तो क्या हुआ? अभी नहीं बनते, थोड़ा दुनिया का अनुभव तो कर ले। आता है ना मन में, कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर सोचते हैं बने नहीं बने, क्या होगा ब्रह्मा कुमारी जीवन। तो ये अपना सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट है, होता है, सबके साथ होता है। 5-6 बार आपको बुद्धि चेक करती है, बाद में बुद्धि की आवाज आनी बंद हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ना, विवेक का खून कर दिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आत्मा तो इसकी मर गई है, कितना ही समझा लो, नहीं समझते। रॉन्ग पाथ पे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, इतना इनका विवेक खत्म हो गया, खून कर लिया, कहते हैं ना, चेक बंद हो गया, कंट्रोलिंग पावर नहीं। अब वो करते करते क्या बन जाएगा? संस्कार, इनर कॉन्फ्लिक्ट, फिर वो संस्कार बन जाएगा। संस्कार बन गया, तब आपको कितना भी नशा मुक्ति के क्लासेस मिल जाए ना, कितनी भी उनको ये ट्रेनिंग में भेजा जाए, लेकिन वो समय आया, तलब उठी और पी लेंगे। दोस्त का फोन आ गया कंपनी के लिए, तलब उठती है, मतलब वो एक अंदर से खिंचाव होता है और उस पाथ पे चले जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है ये, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व होता है ना, करूं नहीं करूं, फिर बाद में उस दलदल में ही चले जाते हैं। और जिसकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, थोड़ी विवेक जागृत होगा, ज्ञान की समझ है, ज्ञान की लाइट है, वो अपने आप को बचा लेगा। तो बाबा ने भी अभी अव्यक्त मुरली में कहा ना, ज्ञानी अर्थात केवल सुनना सुनाना ज्ञानी की निशानी नहीं है, ज्ञानी अर्थात समझदार, और समझदार की निशानी धोखा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा ना। वो माया के प्रभाव में नहीं आता है। तो हमें क्या करना है? इस अंतर मन के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने के लिए, जो हमारे मन में महाभारत चल रहा है, हमारे मन में एक युद्ध है, द्वंद्व है, उससे बाहर आने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है बोलो? नाश्ता करके आए हो ना, थोड़ा प्रभाव आ रहा है। आप ही बताओ क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? और कैसे होगी स्ट्रांग? कैसे होगी?
बोलो बोलो, आंखें खोलो दीदियों, आंखें खोलो, मन की आंख भी खुली रखो, बुद्धि का तीसरा नेत्र जागृत रखो। क्या करना होगा? रोज ज्ञान का भोजन चाहिए, रोज। ऐसे तुम जानते हैं, लेकिन रोज नहीं लेते हैं तो वो बार बार हमारा रिवीजन नहीं होता है, तो मेमोरी ट्रेसेस स्ट्रांग नहीं होते हैं। ब्रेन में होते हैं ना न्यूरॉन्स, मेमोरी ट्रेसेस को स्ट्रांग करना है। ये तो भूल जाते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं ना। गलत बातें, बुरी बातें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि आप बार बार उनको दोहराते हो, दूसरों को बताते हो, मेरे साथ ये हुआ, उसने ये कर दिया, बार बार बोलते हो, तो वो मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है। और जब ज्ञान की बातें रोज रोज सुनते हैं तो क्या रजिस्टर होगा? पॉजिटिव एनर्जेटिक बातें। तो रोज चाहिए ये भोजन। और क्या चाहिए? मनन चिंतन की मेंटल एक्सरसाइज चाहिए ना। ये भी आप सबको बताते हो। एक्सरसाइज पहले तो डॉक्टर कहेगा 10 बार कर लो, फिर कहेगा 20 बार करना है, फिर कहेगा 50 बार करना है। क्यों? 10 बार से इम्यून हो जाते हैं, तो 20 बार, 20 बार से भी हैबिचुअल हो जाते हैं, तो और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मेहनत करो, एक्सरसाइज 50 बार करो एक एक्सरसाइज, फिर 100 बार करो, कहते हैं। तो इसी तरह हमें मेंटल एक्सरसाइज, इसी बात को गीता में किस रूप में कहा है? मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है और आत्मा सवार है। लगाम हाथ में हो बुद्धि की, ठीक है? तो कांस्टेंट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। 100 मान बोलते हैं ना, 108 बार लो, मनन चिंतन करो, बार बार अच्छी बातें सुनो, पढ़ो। तो हम क्या करेंगे? इनर कॉन्फ्लिक्ट को पहले तो खत्म करें। इनर अंदर चल रहा है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अच्छा, इनर कॉन्फ्लिक्ट को आप इसमें ब्रेन यूज करिए, और दूसरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो हार्ट को यूज करिए, दिल से सोचिए, उसके एंगल से बात को समझिए। ऑर्गेनाइजेशन में जब आती है, वर्क प्लेस पे आती है, हमारे सामने बातें, ग्रुप में है, कार्य कर रहे हैं, तो जिनके साथ हम काम करते हैं वहाँ उनको साथ लेके चलेंगे तो सहयोग मिलेगा, और नहीं तो नहीं। अगर हमने वहाँ टिट फॉर टैट की थ्योरी अप्लाई की, टिट फॉर टैट, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसे करूँ, करते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये टिट फॉर टैट की थ्योरी। उसने 2 बात अगर कह भी दी तो मैं 4 बात जब तक नहीं बोलूँ ना, मेरे मन को शांति नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा या नहीं? झगड़े बढ़ेंगे ना। तो हम ये धारणा बना के चलें, मधुमक्खी से शहद मिलता है, आप मधुमक्खी को मारोगे भी ठीक है, काटती है, तकलीफ देती है, मारोगे तो शहद नहीं मिलेगा, और शहद चाहिए तो मधुमक्खी का प्रोटेक्शन करो।
तभी तो शायद मिलेगा। तो किसी का स्वभाव संस्कार कैसा भी है, हमें उससे मिलके चलना है, सहयोगी बनना है और बनाना है। तो भले वो मधुमक्खी हो, लेकिन शहद तो हमें निकालना है। उनको किक आउट नहीं करो, उनको भी प्रोटेक्ट करो, तो आपके प्रॉब्लम्स में कमी आएगी, समाधान होगा। दूसरी बात, जो साथ में लोग हैं, चाहे परिवार है, चाहे वर्क प्लेस पर, ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हमें समझना है, कारण को जानना है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है? क्यों वो सहयोग नहीं दे रहे, क्यों वो इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों वो रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो आपकी बनाए नियमों को नहीं समझ पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी कोई ना कोई वजह तो है। आप उनको समझने की कोशिश करो, क्या कारण है। अब आपका कोई भी जूनियर है, सबऑर्डिनेट है, वो आपने एक बार उसको डायरेक्शन दे दिया, समझा दिया, ऐसे ऐसे काम करना है, नहीं करता है, तो आप क्या करोगे? फायरिंग करोगे, चिल्लाओगे, गुस्सा करके काम करवाओगे, डरा धमका के कराओगे। ये मेथड अच्छा नहीं है। आप समझो, सोचो, हो सकता है उसने अभी प्रॉपर आपकी डायरेक्शन को पिकअप नहीं किया है। आप सेकेंड चांस दो, अच्छे से उसको समझाओ, क्लियर करो। सेकेंड टाइम भी वो नहीं कर रहा है, कर पा रहा है, तो क्या करेंगे? आप उससे क्या नौकरी से निकाल दोगे? फैमिली से आउट करोगे? नहीं, उंगली अपनी है, पांचों कट भी जाएगी तो भी अपनी है, मुट्ठी बनेगी, परिवार बनता है उससे। आप सेकंड टाइम फिर उसको पहले प्यार से समझाओ, फिर शिक्षा दो, थर्ड टाइम भला बुरा बताओ कि इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से, और क्या नुकसान है। जब उसको अपना भला बुरा समझ में आएगा ना, तो शायद वो आपकी बात को ओबे कर लेगा। अब पांचवी बार क्या करोगे? पांचवी बार आंख दिखानी है। पहली बार में नहीं, पहली बार में प्यार से बताना है। तो जो इशारे से समझ जाए वो देवता है, और जो चाबुक लगाने पे समझे वो कौन है? हैं? और जो फिर भी नहीं समझे, करे नहीं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उससे नुकसान हो रहा है, आपके बिजनेस में उससे लॉस है, फैमिली में है, तो क्या करेंगे? फिर आप एक्शन लेंगे। जो भी एक्शन लेंगे, ट्रांसफर है, डिमोशन है, कुछ भी। याद
ऑर्गेनाइजेशन में फैमिली में ये हमारा पुअर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करता है। हम इशारों से बात को समझा सकें, प्रेम से, लेकिन हम धैर्य खो देते हैं। थोड़ा वेट करें, उसको समय दो सीखने के लिए, परिवर्तन के लिए। समय नहीं देंगे परिवर्तन का, सीखने का मौका नहीं देंगे, धैर्य नहीं है, और हम रॉन्ग मेथड्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन हमारी पुअर है, प्रॉपर मेथड हमने अडॉप्ट नहीं किया। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। अच्छा, जब हम ये मान के चलते हैं कि जीवन में निखार, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट चुनौतियों से ही आता है। हम अपने आध्यात्मिक भाषा में, ज्ञान में क्या कहते हैं? जितना हथौड़ी और छेने की ठक ठक होगी उतनी मूर्ति सुंदर बनेगी, यही कहते हैं ना। तो ठक ठक से डरो मत, होगा। मूर्ति बनना है, छेने हथौड़े तो लगेंगे ही, बातें तो आएंगी। अच्छा, लेकिन जब हम तूफान समुद्र में हैं और समुद्र में तूफान नहीं है, तो नाविक बहुत अच्छी तरह अपनी नाव जहाज चला लेता है। लेकिन कुशल नाविक कब बनता है? जितने तूफानों से वो गुजरेगा, जितने तूफानों को वो फेस करता हुआ किनारे आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये सफल नाविक, अच्छा है नाविक, गुड नाविक। आसमान में जहाज उड़ाते हैं, अगर आसमान साफ है, जहाज आसानी से, एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या वो गुड पायलट बन जाएगा? बनेगा नहीं। लेकिन आसमान में जितना तूफान होगा, जितना हलचल मिलती है उसको, उतना ही वो उससे पार होता हुआ एरोप्लेन को ले आता है। तो हम क्या कहते हैं? इज़ ए गुड पायलट, वेरी गुड। इसने इतने लोगों की ऐसे थंडरस्टॉर्म में भी जिंदगी बचाई, उसी की तारीफ होती है ना। ठीक है, सड़क भी अच्छी है, साफ सुथरी है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन सड़क अगर उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, और फिर ड्राइवर अच्छे से गाड़ी निकाल ले, तो वो गुड ड्राइवर माना जाता है। तो क्या बनना है? गुड। लोग हमारी तारीफ करें कि कितना हमने अच्छी तरह चुनौतियों का सामना किया, समस्याओं का मुकाबला किया, विघ्नों से हम बाहर आए, उतना ही फिर हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा, प्रेरणा भी मिलेगी, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगी, और जैसी जीत पाएंगे वैसी हमारी खुशी बढ़ेगी। जीत हुई है तो खुशी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इनसे हमें डरना नहीं है, इनको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और जब एक्सेप्ट करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती हैं? अपॉर्चुनिटी। आप गूगल का देखिए, जिसने गूगल का निर्माण किया उसके साथ क्या हुआ? गूगल नहीं था, ड्राइव पे जा रहा था, वो फैमिली थी, रात को बहुत अंधेरा, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, कैसे जाऊं, कहाँ से जाऊं, बहुत ज़्यादा उसने प्रॉब्लम फेस की। फिर बाद में उसका इनोवेटिव माइंड, क्रिएटिव माइंड, कि उसने उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में टर्न किया
और गूगल का निर्माण किया। और आज गूगल से हम रास्ता कितनी आसानी से ढूंढ लेते हैं, सहज मंजिल पे पहुंच जाते हैं। गूगल के अनुसार गाइडेंस मिलती है और हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसने प्रॉब्लम को किस रूप में लिया? अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं आगे बढ़ाने, अवसर देती हैं। कल कोई प्रश्न कर रहे थे कि हमें दीदी कहती है ये तो होता ही है, ये तो चलेगा, लेकिन होता है चलेगा तो यंग जनरेशन नहीं एक्सेप्ट कर पाती। क्यों? बाबा तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ऊंची ऊंची बातें, और यहाँ तो धरातल पर ही कितने हमें कांटे मिल रहे हैं, धरातल पर ही हमें कितने चुभन है। परंतु ये बाबा ने हमें कहा है आएंगे, अपॉर्चुनिटी को इनकैश करो। एक जगह नहीं आपको मिलती है अपॉर्चुनिटी सेवा की, आप दूसरे फील्ड में लो। आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिल रहा है, आप तहसीलों में जाओ, गांव में जाओ। राजस्थान में पहले इतनी जल्दी सेवाएं नहीं बढ़ती थी, वृद्धि नहीं थी, तो दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे कहा पूनम तुम गांव में जाओ, गांव की सेवा करो। हैंड्स नहीं निकलते थे, सेंटर्स नहीं, क्योंकि राजस्थान में थोड़ा एजुकेशन की भी कमी है, थोड़ी रूढ़िवादिता भी है, संकीर्णता भी है। तो दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे ये कहा गांव में जाओ। अब मैं एमए साइकोलॉजी में इंग्लिश मीडियम से एजुकेटेड, हमारी सारी फैमिली ऑफिसर क्लास, अच्छी फैमिली। अब मुझे दादी ने कहा, मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया। मैं गई, दूदू गई, जयपुर के पास दूदू है, और दूदू में बस से जाती थी ज्ञान सुनाने। फिर बाद में मैंने और बहनों को तैयार किया और बहनें जाने लगी। जब मैं गई तो मुझे देख के कौन मना करेगा? फिर वो चाहे 10th पास हैं, चाहे 8th पास हैं, चाहे वो हैं, लेकिन वो भी जाने लग गई। और वहाँ से हमें इतना एडवांटेज मिला, हैंड्स मिले। वहाँ से दूदू से और स्थानों की सेवाएं बढ़ी, और फिर वो हैंड्स जब जयपुर आए तो जयपुर में हमें हैंड्स का सहयोग मिला। 5-6 हैंड्स दूदू से आए हमारे पास, और वो क्या निकले? गूदड़ी के लाल। गूदड़ी के लाल जानते हो? फैमिली बैकग्राउंड नहीं, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, कल्चर नहीं, छोटे छोटे गांव की पर्दा प्रथा वहाँ। और वो जो आई ना बहनें, चाहे 8th पास आई, चाहे 10th पास आई, लेकिन इंटेलिजेंट और समझदार। डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं ये सोचूं कि मैं अच्छी डिग्री ले लूं, लैंग्वेज में अच्छी सीख लूं, इंग्लिश स्पीकिंग बन जाऊं, मेरे पास धन हो तो मैं धन लाऊंगी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। धन से वैल्यू नहीं होती है, डिग्री से नहीं होती, क्वालिफिकेशन से नहीं होती। किससे होती है? आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं, और कितना जल्दी आप पिकअप करते हैं। ग्रहण शक्ति, सेंटर की लाइफ स्टाइल, सेंटर की मर्यादाएं, नियमों को आपने कितना जल्दी पिकअप किया, बड़ों की भावनाओं को कितना जल्दी आपने समझा, उस अनुसार एडजस्ट किया। तो क्या चाहिए? एडजस्टिंग पावर, सहन शक्ति, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, समझदारी हो, थोड़ा विजडम अच्छी हो। पढ़े नहीं पर गुने तो हैं, पढ़े नहीं है, डिग्री नहीं है पर गुणवान है। ये भाषा है ना, सुनी होगी। पढ़े नहीं लेकिन गुने तो बनो, मतलब गुणवान बनो। हर फील्ड की लर्निंग बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ। तो ये हम
दूसरे अवसर देखें ना। अपने डिस्ट्रिक्ट्स में क्लैशेस हैं, छोड़ दो, आप दूसरी जगह जाओ। जयपुर में रहें तो आपने जोधपुर खोल लिया, बाहर पहले डेवलप कर लिया, उदयपुर खोल लिया, अदर डिस्ट्रिक्ट्स बड़े बड़े कवर किए हमारी दीदी ने, बाद में उन्होंने जयपुर फोकस किया, तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ बन गई ना। अदर स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने सेवाएं करके अपनी ताकत बढ़ा ली, और ताकत बढ़ाने के बाद जयपुर में डेवलपमेंट हुआ। तो ये होता है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी, युद्ध में भी क्या होता है, विजय के लिए रणनीति अच्छी होनी चाहिए। कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ भी कोई फील्ड में आपको आते हैं, लेकिन आपकी रणनीति, युद्ध की नीति, टेक्निक सटीक हो, सटीक, बिल्कुल पावरफुल, सीधा इफेक्ट करे, इफेक्टिव हो, तो विजय निश्चित है। अगर हम कारण में जाएंगे, इस कारण ये नहीं होता, उस कारण ये नहीं हुआ, ये ऐसा, इतने संघर्ष हैं, इतने विचारों में मतभेद हैं, तो हम वही चिंतन करते हैं, तो वो एक ओवर पॉपुलेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स, टू मच थिंकिंग। और टू मच थिंकिंग क्या बना देगी, डिप्रेस कर देगी, हमारी सारी एनर्जी को खींच लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, कार्य करो, कुछ भी सेवा करो, उस सेवा से आपको दुआएं भी मिलेंगी और एनर्जी भी आपकी बनेगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बड़ों से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आगे बढ़ने के अवसर अपने आप मिलते जाएंगे। आगे से आगे दरवाजे खुलते जाएंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के अब हम कुछ टेक्निक्स देखते हैं, समाधान के क्या तरीके हैं। अगर कुछ बात हुई तो ज़्यादातर हम डिफेंसिव एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी अपने आप को बचाते हैं। कोई विचारों का मतभेद हुआ या कुछ ऐसा हो गया तो हम अपने आप को बचाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा प्रॉब्लम पे नहीं डिस्कस करेंगे, समाधान पे नहीं, लेकिन अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी गलती बताई जाती है, गलती समझाई भी जाती है, तो डिफेंसिव मत बनो, नहीं मैंने ये इसलिए नहीं किया, ये हो गया, ये बात हो गई, तो हम क्या कर रहे हैं, गलती को नहीं रियलाइज कर रहे हैं, गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप गलती से दूर भागोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तो आप कैसे इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो, इम्प्रूव करो, अपनी गलती का सुधार करो, ना कि डिफेंसिव एटीट्यूड, अपने आप को उससे बचाओ। दूसरा टेक्निक है ब्लेम गेम छोड़ दो। कईयों में आदत होती है, होती खुद की गलती है, लेकिन पॉइंट आउट किस पे करते हैं, दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। एक उदाहरण देती हूँ, एक बहन को दूसरे शहर पे जाना था गाड़ी से, गाड़ी पे जाना था, उसको टाइम दिया 7 बजे आ जाना, वो 7 की 7:15 आई, तो और बहनें चली गई उसको छोड़ के। उसने ब्लेम किसको दिया, दूसरे को, मैं तो आई थी, ये लोग तो मुझे छोड़ के चले गए, मैं तो आ गई थी, लेकिन अपनी गलती नहीं बताई कि मैं लेट आई थी, हैं? और दोष किसको दे रही है, दूसरों को।
तो ये जो दूसरों को दोष देने की आदत है, ब्लेम करने की आदत है, इससे हमारे अंदर झगड़े होते हैं। तीसरी बात, हम किसी बात को ध्यान से सुनते नहीं हैं। ये आपको पिछले सेशंस में बताया गया है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग प्रॉपर नहीं है तो आपका रेस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं होता। बात को हम प्रॉपर वे में नहीं सुनते हैं, अपने थिंकिंग से, खुद अपने विचारों से बात को लेते हैं, बायस हो जाते हैं, तो इंटरप्रिटेशन भी रॉन्ग हो जाता है। अपने इमोशंस पे हम कंट्रोल रखें। संगठन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, वर्क प्लेस में है, तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, चिल्लाना, जोर जोर से बोलना, तोड़ फोड़ करना, ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे इमेज ऑर्गेनाइजेशन की खराब होती है। इसलिए इमोशंस पे कंट्रोल रखें। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होती हैं सबकी। कुछ बातों में हमारी लाइकिंग डेवलप हो जाती है, कुछ में डिसलाइकिंग। तो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओ। स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं ना, तो जहाँ डिसलाइक कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा उसको डिसलाइक कर रहे हैं कि वो हेट्रेड में बदल जाएगा, जेलसी में आ जाएगी, या तो बात, या लाइकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इससे हम दूर रहें और न्यारा प्यारा रहने की प्रैक्टिस बनाएं। जहाँ तक हो हम वर्क प्लेस पे, संगठन में भी न्यारे प्यारे रहें। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? एडजस्टिंग। जितना हम एडजस्ट करेंगे उतना हम सबका दिल जीतेंगे, और जितना कॉम्प्रोमाइज करेंगे उससे पीस बनी रहेगी। अब मुझे है ना तेज पंखा नहीं चाहिए, छींक आती है, एसी बहुत नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। और मेरी रूम पार्टनर है ना, उसको गर्मी बहुत लगती है, उसको हाई चाहिए, पंखा भी एसी भी। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगी तो क्या होगा? क्या होगा? तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, चलो थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लूँ, ओढ़ के सो जाऊँ, मास्क लगा के सो जाऊँ, नाक में जा रही हवा, और कुछ वो कॉम्प्रोमाइज कर ले, कुछ वो हवा को बर्दाश्त कर ले, ठीक है। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तब तो हमारा जीवन ठीक चलता है, और नहीं करते हैं तो झगड़े, यही होता है। फिर और हमारे विरोध बढ़ता है। तो कॉम्प्रोमाइज जहाँ कर सकते हैं कर लेना चाहिए, और जितना हम एडजस्ट कर लेते हैं उतना हम प्रॉब्लम्स को डेवलप नहीं होने देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वाणी पे संयम, वाणी पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। वाणी हमारी कई बार मैली हो जाती है, दूषित होती है, गलत हो जाती, कड़वी हो जाती, पिंच कर जाते हैं शब्द। महिमा किया लेकिन कुछ ऐसा एडिशनल बोल देते हैं, वो पिंच कर जाता है, चुभ जाता है, तो फिर वो आपकी महिमा प्रभावशाली नहीं होती। महिमा कर दी, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, वो खुश हो गया, लेकिन फिर आपने बोल दिया ये कलर है ना थोड़ा कम जच रहा है, कलर पे कमेंट हो गया, ड्रेस की तो तारीफ कर दी। अब शब्दों पे भी, बोलने वाले के शब्द हैं,
उसने जैसा लिया, सुनने वाला भी उसको दिल से नहीं लगाए। नहीं तो महाभारत, उदाहरण के लिए द्रौपदी ने दुर्योधन को बोल दिया अंधे की औलाद अंधे, और दुर्योधन ने उसको प्रेस्टेज इशू बना लिया, अहम पे चोट आ गई है, अब वो बदला लेगा। लेकिन अगर दुर्योधन पॉजिटिव होता तो क्या सोचता, द्रौपदी के कहने से मैं थोड़ी अंधा हो गया हूँ, अंधे की औलाद अंधे कह दिया, ये इसकी रॉन्ग थिंकिंग है, मैं थोड़ी अंधा हूँ। लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का काम है कहना, और मैं लोगों की बातों को क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं हूं नहीं तो मैं क्यों करूं? आपको कह दिया ऐसा नहीं, किसी ने जेलेसी के कारण कह दिया, किसी ने आपको डाउन करने के कारण कह दिया, और आप हो नहीं तो आप मत मानो ना, क्यों दिल से लगा रहे हो? क्यों अपना सेल्फ एस्टीम डाउन कर रहे हो? आप जो जैसे हो खुद को जानते हो, जानते हो, अपनी क्वालिटीज भी जानते हो, अपनी वीकनेसेस भी जानते हो, तो हम क्यों से इफेक्ट हो में आ जाएं? और किसी ने आपको बुरा बोला और हम अपना सम्मान घटा लें, नहीं, हम अपने सम्मान में रहें। बाबा मुझे किस नज़रों से देखता है? बाबा मुझे किन नज़रों से देखता है? शिव शक्ति हो, गुरु भाई हो, बाबा की राइट हैंड हो, विश्व कल्याणकारी हो, और हम उसने वो बोल दिया तो हम अपने आप को इतना लोग फील करते हैं, अपना स्टीम इतना डाउन कर देते हैं कि कॉन्फिडेंस, एनर्जी सब खत्म हो जाती है। तो वाणी बोलने वाला भी ये ध्यान दे और सुनने वाला भी इस पे अटेंशन रखे, तो मनोमुटाव की स्थिति नहीं आएगी। अच्छा, कोई बात हुई, कुछ शिक्षा मिली ना, आपको कुछ डायरेक्शंस मिले कहीं भी, कंपनी में, फैमिली में, तो लोग इसको पर्सनली ले लेते हैं, मेरा अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार है तभी तो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? आप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको बताया जा रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव एंगल से नहीं देखते कि ये मेरे शुभ चिंतक हैं। हम क्या देखते हैं? पर्सनली उसको ले लेते हैं, मुझे हिट किया, मेरी इंसल्ट की, मुझे रिजेक्ट किया। मुरली क्लास में भी यही, क्लास हो रही है, शिक्षा की कोई बात आई ना, और जिसमें कुछ कमी होगी ना, वो अपने ऊपर लेके मूड ऑफ कर लेगा। वो कहावत है, चोर की दाढ़ी में बोलो तिनका ये फीलिंग आ जाती है। तो ऐसी बातों से बचो। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ये सारे पॉइंट्स हैं। और एक बात है, माफ़ करने की बात आती है, हो जाता है, माफ़ करो, बॉस को माफ़ करो, अच्छा, पेरेंट्स को माफ़ करो, फ्रेंड्स को माफ़ करो, बॉस को माफ़ करो। हम चाहते हैं बड़े मुझे माफ़ कर दें, बड़े मेरी गलतियों को इग्नोर करें, लेकिन बड़ों से भी हो जाती है, वो परफेक्ट नहीं है, वो देवता नहीं बने हैं। बड़ों से भी अगर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों को माफ़ करना चाहिए। छोटे अगर बड़ों को माफ़ कर देते हैं ना, तो बड़ों का
उन्हें बड़ों की बहुत दुआएं मिलती हैं। माता पिता को माफ करो। माता पिता ने आपको प्यार दिया, पालना दी, एजुकेशन दी, सब कुछ दिया। उम्र है, उम्र का प्रभाव है, बूढ़े हो गए, झिड़क दिया, कभी डांट दिया, कभी दिमाग उनका गर्म है, बीपी हाई हो गया, कुछ भी हुआ, बोल दिया, तो हम बड़ों को माफ करें ना। बॉस को भी माफ करना है अपने, और बड़ों को भी, माता पिता को भी माफ करना है और उन बातों को भूल जाना है। ये कुछ बातें हैं, तो जो इन बातों को हम फॉलो करते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ती नहीं है समस्याएं भी, विवाद भी नहीं बढ़ते हैं, और 80% सॉल्यूशन हमारी इंटरनल वैल्यूज से ही हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स पूनम दीदी का। अभी हम सभी 2 मिनट का ही ब्रेक करेंगे और उसमें भी जिनको उठना है केवल वही उठेंगे। आदरणीय निर्मला दीदी जी पहुंच चुके हैं, तो साथ साथ उनका क्लास शुरू करेंगे, लेकिन जिसको बहुत आवश्यक है उठने का केवल वही उठें और 2 मिनट में हम वापस सेशन आरंभ करेंगे।